गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन पढ़ाई में सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ऑफलाइन लेक्चर में कुछ बच्चों का जो है वहाँ पे ये मेंडल की द्विसंकर संतति और मेंडल की एक संकर संतति थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बच्चों को नहीं हुआ था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो नया टॉपिक मतलब शुरू कर रहा हूँ इसको थोड़ा छोड़ते हैं कि नया टॉपिक मतलब जो हमारा है आनुवंशिक विकृति। कि आनुवंशिक विकृति मतलब क्या होता है कि आनुवंशिक बीमारी जो अगर मान लीजिए किसी हमारे ख़ानदान में किसी को है, दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा को अगर वो बीमारी है तो किसी और को बीमारी वो हो सकती है। सो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण जनुकों में उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों को आनुवंशिक विकृति कहते हैं। इसको आपको ठीक करना रहेगा। देखिए क्या बताया है, गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण जनुकों के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग को आनुवंशिक विकृति कहा जाता है। यानी कि गुणसूत्रों में कुछ असामान्यता आ गई है। और हम मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। लगभग हमारे शरीर में देखो 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ियाँ होती है। मान लीजिए उसमें कुछ अगर बदलाव होते हैं तो आनुवंशिक बीमारियाँ हमें होती है। तो होता क्या है, देखिए इस विकृति में, इस बीमारी में देखो गुणसूत्रों की संख्या अधिक होना या उसमें कम होना, गुणसूत्र किसी भाग का लोप होना अथवा स्थानांतरण होना जैसे स्थिति का समावेश होता है। और उसमें बीमारी देखो कैसे हो सकती है, जैसे फाँक होठ है, रंजकहीनता, जैसे शारीरिक व्यंग तथा सिकल सेल रक्ताल्पता, हीमोफीलिया जैसे शरीर क्रियाओं में दोष और आनुवंशिक विकृति के ये सब कुछ क्या है, उदाहरण है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र तथा 23 जोड़ी के रूप में होते हैं और गुणसूत्र जोड़ियों का आकार और आयतन में भिन्न भिन्नता होती है। इन जोड़ियों के देखो अनुक्रमांक दिए गए हैं। जो गुणसूत्रों की जोड़ी में 23 जोड़ी में से देखिए वहाँ पे 22 जोड़ियाँ अलिंगी गुणसूत्र की होती है और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों की होती है। अब देखो अलिंगी और लिंगी, अलिंगी मतलब क्या होता है कि जो 22 जोड़ियों का जो संतान प्राप्ति होती है, लड़का होने वाला लड़की होने वाला है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जो 23वां जोड़ी होता है, जो अकेला जो लास्ट में जोड़ी बचता है, उसका संतान तैयार होने के लिए बहुत मायने रखता है। यानी कि अगर स्त्रियों की बात करेंगे तो वहाँ पे 44 + XX होता है और पुरुष की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे देखिए क्या होता है 44 + XY। ऐसे एक अलिंगी गुणसूत्रों की वहाँ पे जोड़ी 22 जोड़ी अगर हम छोड़ेंगे तो लास्ट वाली जो बची होती है लिंगी गुणसूत्रों की जोड़ी, वो संतान प्राप्ति के लिए जिम्मेदार हो सकती है। योहान मेंडल ने देखिए अपने प्रयोग में कारकों को अर्थात जनुकों के प्रकार बताए हैं। उसके लिए उन्होंने प्रभावित तथा अप्रभाव ऐसे रचना भी की थी। देखो मेंडल में क्या किया था कि दो घटकों को उसने नाम दिया था, एक प्रभावी और दूसरा क्या है, अप्रभावी। प्रभावी मतलब उसके गुणधर्म अगले पीढ़ियों में जैसे के वैसे रहेंगे और अप्रभावी मतलब कुछ कम ही गुणधर्म अगले पीढ़ी में जाते हैं। ये तो पहले ही उन्होंने हमें समझाया था। मानवीय कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या, उसमें लिंग सापेक्ष प्रकार, उन पर स्थित जनुकों के प्रकार, इन मुद्दों को दृष्टिपात करके पर आनुवंशिक विकृतियाँ कैसे होती है तथा उनका संक्रमण कैसे होता है ये समझ में आता है। तो आनुवंशिक बीमारी क्या होती है और किस प्रकार की होती है उसके बारे में हमें अध्ययन कर लेना है। चलिए आगे आते हैं। देखिए, गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण निर्माण होने वाले विकृति के बारे में हमें पढ़ लेना है। तो उसमें देखिए सबसे पहला है जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिकता। डाउन लक्षण में देखिए 46 + 1 मतलब 21वें गुणसूत्र की त्रिसमसूत्री अवस्था, यानी 46 + 1 एक गुणसूत्र वहाँ पे ज़्यादा अधिक आ गया, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या हमारी कैसी होती है 46 होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 47 दिख रहा है। वो किस तरह से, देखिए गुणसूत्रों की असामान्य कारण होने वाले डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता यह विकृति है। यह मानव के संदर्भ में खोजी गई तथा वर्णन की पहली की गई गुणसूत्र विकृति। इसमें गुणसूत्र प्रारूप में 47 गुणसूत्र होते हैं। इस विकृति में ट्राइसोमी 21 ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि इस विकृति में अबरक के शरीर की कोशिकाओं में 21वें गुणसूत्र जोड़ी के साथ एक 21वां गुणसूत्र होता है और इसी कारण ऐसे अबरक की कोशिकाओं में 46 की जगह पे 46 गुणसूत्र दिखाई देते हैं।
ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे जो 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उस 46 गुणसूत्रों की जगह पे एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र वहाँ पे कुछ असामान्यता का कारण बच्चों में क्या हो जाता है, आ जाता है। और उसमें बीमारी देखो कैसे हम पहचान सकते हैं कि ऐसे बालकों में देखो गतिमंद और दुर्लभतम मामलों में अल्पायु होने की शंकावना होती है। देखो बालक ऐसे गतिमंद होते हैं, मतलब उतना चालाक नहीं होते, उतना सोच नहीं पाते हैं, और उसके साथ साथ मानसिक वृद्धि में बाधा, जो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, मानसिक रूप से अच्छा उनका शरीर नहीं बनता है, अच्छा मस्तिष्क का विकास होता नहीं है। तो ये सबसे पहला उसका जो है ये लक्षण है, मानसिक वृद्धि में बाधा, मानसिक रूप से उसकी तरह से पूरा विकास होता नहीं है। कुछ इस तरह सा देखिए बच्चा आपने देखा होगा, तो कुछ देखो ओट फाक वगैरह होते हैं, मेंटली जो प्रिपेयर नहीं है। ऐसा होता है ये डाउन सिंड्रोम। और कुछ उदाहरण भी देखो दिए गए हैं, जैसे कुछ मामलों में देखो फैली हुई गर्दन, चपटी नाक होती है, किसी में छोटी उंगलियां होती है और एक ही आड़ी हस्तरेखा होती है, सर पर विरल बार। ऐसे इतने सारे जो लक्षण हैं आपको ये डाउन सिंड्रोम के वहाँ पे दिख सकते हैं। फिर आगे आते हैं सेकेंड, टर्नर सिंड्रोम। देखो अलिंगी गुणसूत्रों की लैंगिक गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण कुछ विकार हो। स्टूडेंट जैसे कि देखिए वहाँ पे जो टर्नर सिंड्रोम है, अलिंगी गुणसूत्र की तरह लिंग गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण ये बीमारी होती है। ऐसे कुछ विकार वहाँ पे होते हुए आपको दिखाई देंगे। उसमें देखिए कि 44+S इस विकार में एक्स गुणसूत्र लैंगिकता के संबंध के भाग निरुपयोग हो जाने के कारण एक ही गुणसूत्र एक्स कार्यरत होता है। अब देखो वहाँ पे एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता है कि 44+XX होना चाहिए, जो स्त्रियों में असामान्यता के कारण वहाँ पे आपको ये बीमारी जो है होती हुई दिखाई देती हैं। तो 44+XX होता है, तो 44+XX की जगह पे वहाँ पे होता क्या है कि एक्स गुणसूत्र मतलब वहाँ पे से गायब हो जाता है, यानी कुछ अपरिवर्तन के कारण वहाँ से वो मिस हो जाता है। तो लैंगिकता के संबंध भाग निरुपयोग हो जाने के कारण एक्स ही गुणसूत्र कार्यरत होता है, और अथवा जनकों से एक्स गुणसूत्र संक्रमित होता है। ऐसे स्त्रियों में 44+X के बजाय 44+X स्थिति होती है। ऐसे प्रजनन इंद्रियों में की पूरी वृद्धि होने के कारण उनकी प्रजनन क्षमतागत प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो प्राइवेट जो प्रजनन इंद्रिय होते हैं महिलाओं के, स्त्रियों में, तो उसकी वजह से अगला जो भी बच्चा तैयार होता है, जो भी मतलब चाहे लड़का होगा चाहे लड़की होगा, उसके प्रजनन अंग के ऊपर प्रतिकूल परिणाम पड़ सकता है। तो ऐसा ये टर्नर सिंड्रोम में देखिए कुछ बच्चों में देखिए टर्नर सिंड्रोम बाधित बच्चे का जो हाथ किस तरह देखिए एकदम फूला हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये बीमारी है, तो उसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। फिर आगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखिए वहाँ पे 44+XXY। अगर हम बात करेंगे देखो ये पुरुषों में बीमारी होती है, मतलब पुरुष की वजह से होता है कि पुरुषों में देखिए लिंग गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण यह विकार होता है। इसमें पुरुषों में देखिए 44+XY के साथ में ही गुणसूत्र अधिक होने के कारण गुणसूत्रों की कुल संख्या वहाँ पे 44+XXY हो जाती है। और जिन पुरुषों में गुणसूत्रों का यह स्वरूप पाया जाता है, लैंगिक अल्प विकास होने के कारण उनकी प्रजनन क्षमता का प्रतिकूल प्रभाव होता है। इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मतलब जो किन्नर लोग होते हैं, जिसमें 44+XXY, XX मीन्स महिलाओं के ज़्यादा गुणधर्म और Y मीन्स पुरुषों का वो गुणधर्म, जो मूछें दाढ़ी वगैरह या आवाज़ में जो परिवर्तन होता है। तो इस तरह से जो अचानक से अगर परिवर्तन होता है गुणसूत्रों में या कुछ कारण की वजह से, तब ऐसी बीमारियां होती है। इस तरह से अभी हमने देखिए ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसी 3 बीमारी हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो उसके बाद में हमें अभी पढ़ना है कि एक जनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग। अभी एक जनुकीय होने वाले रोग में देखिए वहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी सामान्य जनुक में उत्परिवर्तन होने के कारण जो रोग होते हैं उन्हें एक जनुकीय विकार कहा जाता है। अभी देखो सामान्य दोष के कारण कि जनुक में उत्परिवर्तन होने के कारण वो जो रोग होते हैं उन्हें जनुकीय विकार कहते हैं। इस प्रकार में लगभग देखिए 4-8 से भी अधिक मानवीय विकारों की जानकारी है। सदोष जनुक के कारण शरीर में उन जनुक द्वारा बनने वाले उत्पाद नहीं बनते अथवा अल्प मात्रा में बनते हैं, और उपापचय इस प्रकार के जन्मजात विकार में कम उम्र में जानलेवा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए को वहाँ पे टचिनसन रोग, हेक्सेस रोग, गैलेक्टोसोमिया, फेटिन क्यूटोमिनेट, दात्र कोशिका रक्ताल्पता, स्टिफिक फाइब्रोसिस, रंजकहीनता और हेमोफीलिया और रतौंधी, बाकी सबके बारे में
तो जानकारी नहीं है, लेकिन रंजकहीनता, हीमोफीलिया और रतुंधी, इतने सारे बीमारी के बारे में हमें नीचे पढ़ लेना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रंजकहीनता। रंजकहीनता मतलब जो हमारे शरीर में जो अलग अलग प्रकार का कर्ण, मूछें, दाढ़ी वगैरह, बाल वगैरह, शरीर की त्वचा का जो रंग प्राप्त होता है। तो देखिए वो कैसे। रंजकहीनता यह जनुकीय विकार है। इस विकार में देखिए शरीर मेलेनिन नामक रंजक द्रव्य नहीं तैयार करता है। आंखें, त्वचा और बालों को मेलेनिन नामक भूरे रंग के रंजक कारण रंग प्राप्त होता है। और रंजकहीन व्यक्ति की त्वचा निस्तेज होती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आँखों को सामान्य तौर पर गुलाबी हो जाता है, क्योंकि आँख की पुतली और दृष्टि पटल में रंजक द्रव्य नहीं होता है। ध्यान देना है, रंजक द्रव्य वजह से ही हमारे शरीर को जो बाल, आँख वगैरह, आईब्रो वगैरह होते हैं, सभी शरीर को, त्वचा को रंग प्राप्त होता है। अगर वो हमारे शरीर में कार्य नहीं कर रहा है तो मान लीजिए कि हमें रंजकहीनता बीमारी है। तो कि कुछ बच्चा अगर आप देखोगे उसके आईब्रो, उसके पूरी तरह से बाल एकदम से भूरे हो चुके हैं, यानी उसके शरीर में मेलेनिन नाम का द्रव्य जो है तैयार नहीं हो पा रहा है, यानी उसको रंजकहीनता बीमारी है। कुछ बच्चों को देखिए आंखें पूरी तरह से गुलाबी बन चुकी है, यानी कि उसके शरीर में रंजकहीनता का दोष है, जो वहाँ पे ये मेलेनिन नामक का भूरे रंग वहाँ पे तैयार नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद में देखिए दात्र कोशिका रक्ताल्पता, ये रक्त से संबंधित बीमारी है, जिसे हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। वो किस तरह से बीमारी देखो पैदा होती है वहाँ पे। देखिए प्रोटीन, डीएनए आदि अणु की रचना के किसी भी एकदम छोटे बदलाव के परिणाम स्वरूप रोग या विकार होता है। हीमोग्लोबिन अणु की रचना का छठा अमीनो अम्ल ग्लूटाइक अम्ल होता है। इसकी जगह वेलिन अम्ल ले ले तो हीमोग्लोबिन के अणु की रचना में परिवर्तन आता है, और इसी कारण लाल रक्त कणिकाओं का अभ्यंतर सामान्य आकार बदलकर वो हैसी आकार की हो जाती है। देखो हीमोग्लोबिन, अभी आपको पता है हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करता है, या तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर उसकी मात्रा कम हो गई है तो वहाँ पे उसकी जगह जो है देखिए बताया गया है कि वेलिन अम्ल ले लेता है। अगर हीमोग्लोबिन वहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह वेलिन अम्ल ले जाता है, और वहाँ पे जो लाल रक्त कणिका है वो सामान्य आकार की ना होकर उसमें कुछ अलग से परिवर्तन वहाँ पे हो जाता है, और इस स्थिति को दात्र कोशिका रक्ताल्पता कहा जाता है। इस रोग से बाधित व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन का संवहन करने की क्षमता कम हो जाती है, और ये जो भी बीमारी हुई है उस व्यक्ति के शरीर में जो रक्त होता है, रक्त के अंदर वो जो ऑक्सीजन जाता है, वो ऑक्सीजन जाने का प्रमाण पूरी तरह से कम हो जाता है। इस स्थिति में देखिए कई बार लाल रक्त कणिका गुठली बन जाती है और नष्ट हो जाती है। इसकी गुठली बनेगी और नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप देखो रक्त वाहिनी में पैदा रुकावट हो जाती है। परिसंध, संसार, मस्तिष्क, फेफड़ा, वृक्क आदि को शक्ति वहाँ पे पहुँच सकती है। बहुत घातक बीमारी है। यह रोग देखिए आनुवंशिक है। यह आनुवंशिक मतलब किसी खानदान में किसी को है तो हमें भी होने की संभावना है। निषेचन के समय जनुकीय बदलाव कारण ये रोग हो सकता है। माता पिता या दोनों सिकल सेल पीड़ित अथवा वाहक हो तो उनके बच्चों को रोग होने की संभावना हो सकती है, और इसी कारण समाज में देखिए सिकल सेल पीड़ित या सिकल सेल वाहक व्यक्तियों को आपस में विवाह टालना बेहतर होता है, कि आपस में अगर वो शादी नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। और सिकल सेल बीमारी के देखो दो प्रकार होते हैं, सिकल सेल वाहक व्यक्ति कैरियर और सिकल सेल पीड़ित सफरर। सिकल सेल रोगी की अगर पहचान करवाना तो हम क्या करेंगे कि हाथ पैर में सूजन आती है, जोड़ों में दर्द होता है, असहनीय वेदना होती है, सर्दी खांसी बार बार होती है, शरीर में थोड़ा सा जोड़ यानी बुखार आता है, जल्दी थकान महसूस होती है, चेहरा निस्तेज हो जाता है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा वहाँ पे कम होती है। इतने सारे लक्षण हैं। ये लक्षण को अगर आप पहचान लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे किसी को सिकल सेल एनीमिया ये बीमारी हो चुकी है। फिर उपाय क्या कर सकते हैं, देखिए ये बीमारी देखिए प्रजनन द्वारा होती है, इसलिए शादी से पूर्व या शादी के बाद वधू और वरण दोनों को रक्त की जांच करवानी चाहिए। सिकल सेल वाहक पीड़ित व्यक्ति को देखो दूसरे वाहक पीड़ित व्यक्ति से विवाह हमें टालना चाहिए, और सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन फॉलिक अम्ल की गोली खानी चाहिए, जिससे उस बीमारी को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। फिर तंतुकणिकीय विकार में देखिए लास्ट टॉपिक है कि देखिए तंतुकणिका, आपको पता होना चाहिए कि तंतुकणिका एक हमारे शरीर में एक ऐसा घटक है जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऐसी अगर बीमारी किसी को होती है तो हमारे शरीर में ऊर्जा
अच्छी तरह से बन नहीं पाती है। तो वो किस तरह से देखिए बीमारी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस तरह से वहाँ पे आपके शरीर में जो बदलाव होता है, उस बदलाव की वजह से वहाँ पे तंतुकनिका में विकार आ जाता है। तंतुकनिका के डीएनए के अणु की रचना में उत्परिवर्तन के कारण सदोष हो सकते हैं। भ्रूण के विकास के समय केवल अंड कोशिकाएं तंतुकनिका से बनती, इसलिए इस प्रकार के विकार केवल माता द्वारा ही संतान को मिलते हैं। अगर माता प्रेगनेंसी में कुछ अच्छा खाती नहीं है, अगर उसको ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि तंतुकनिका से ऊर्जा मिलती है, अगर वो ऊर्जा नहीं उसको मिल रही है तो अपने बच्चों को भी मिलेगी नहीं, इसलिए माता द्वारा संतान की बीमारी हो सकती है। लेबर के आनुवंशिक तंत्रिका विकार तंतुकनिका के विकार का उदाहरण है। लेबर का आनुवंशिक तंत्रिका यानी मस्तिष्क से संबंधित ये बीमारी है, तो बच्चों में ऐसा ये सब बीमारी होने की संभावना हो सकती है। फिर आगे बहुजन्यु की उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग। बहुजन्य उत्परिवर्तन कारण देखिए विकार कभी कभी एक बार अधिक से जन्यु के परिवर्तन होने के कारण होते हैं। ऐसे अधिकांश विकारों में गर्भावस्था में गर्भ के आसपास के पर्यावरण घटनाओं के परिणाम स्वरूप विकारों की तीव्रता बढ़ सकती है। और सामान्य तौर पर पाए जाने वाले विकार इस प्रकार है, जैसे फाँकोट है, फाँक तालु है, आमाशय का संकुचन, रीढ़ की हड्डी का दोष, इसी प्रकार मधुमेह होना, रक्तचाप, हृदय विकार, अस्थमा, अतिस्थूलत्व जैसे बहुत सारे विकार होते हैं। और बहुगठित विकार मेंडल की आनुवंशिकता के प्रारूप से पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। पर्यावरण, जीवनशैली तथा कई दोषपूर्ण जनुक इनके संयुक्त जटिल परिणाम को ये कारण और विकार हो सकते हैं। इसलिए ऐसी बीमारियाँ ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। तो इस तरह के ऐसे देखिए तंतुकनिका के विकार और बहुजन्य के उत्परिवर्तन कारण होने वाले ये रोग हैं। बाकी सब ये हमें नहीं पढ़ना है। कुछ समय के बाद आपको जो है वहाँ पे नोट्स भेज दिया जाएगा, जिसे आपको लिखना रहेगा। ये पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ।